ये कहानी है एक ऐसे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो आम जिंदगी में बिल्कुल हमारे और आपके जैसा था। एक सादा, शांत इंसान, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसे बाकी सबसे अलग कर देता था। वह सोच रहा था, प्लान कर रहा था एक परफेक्ट क्राइम का। उसने क्राइम के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उसे परफेक्ट बनाने के लिए महीनों तक प्लानिंग की। उसने टीवी शो, फिल्में और अनसुलझे मामलों पर बेस किताबें पढ़ीं, जिसमें पुलिस कैसे असफल रही ये समझने की कोशिश की। वह जानता था कि आज के दौर में पुलिस के पास हाईटेक संसाधन है, लोकेशन ट्रेसिंग, मोबाइल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी। उसने इन सब का गहन अध्ययन किया। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब वक्त था प्लान को अंजाम देने का। उसने पूरी तैयारी की थी, सब कुछ सोचा समझा था। उसने अपने क्राइम के बाद की हर एक चाल को भी ध्यान में रखा था। कैसे लोकेशन छिपाएगा, कैसे अलिबी तैयार करेगा, कैसे सबूत मिटाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म का कोई ना कोई निशान जरूर रह जाता है। चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। पुलिस ने महीनों की जांच पड़ताल के बाद एक ऐसी छोटी सी चूक पकड़ ली जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसकी आंखों में वही सवाल था, मैंने सब कुछ सही किया था, फिर कहाँ गलती हो गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 11 दिसंबर 2021 का दिन था और जगह थी माथेरान, रायगढ़ के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस। माथेरान के हरे भरे पहाड़ों में बने एक लॉज में एक कपल 11 दिसंबर की रात ठहरा हुआ था। एक आम दिन की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। 12 दिसंबर संडे की सुबह हुई। लॉज के स्टाफ ने सोचा कि अब तक तो मेहमान नीचे आ जाने चाहिए थे, ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया था। हाउसकीपिंग ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अजीब बात है, सोचते हुए उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। अब थोड़ी चिंता होने लगी। मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर ने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से अब भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही सबकी नजरें कमरे में घूमी, लेकिन कोई नहीं दिखा। सब कुछ वैसा ही था, सामान अपनी जगह, कमरा साफ सुथरा। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने बिस्तर के नीचे झांका, एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आई जिससे सबकी रूह कांप उठी। बिस्तर के नीचे एक लाश पड़ी थी। स्टाफ के होश उड़ गए। चीखें कमरे में गूंज उठी और पूरे लॉज में खलबली मच गई। लाश देखकर यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कौन थे ये लोग? क्या हुआ था उस रात? और इस लाश का रहस्य क्या था? माथेरान की शांत वादियों में उस दिन जैसे तूफान आ गया था। अब सवाल यह था, क्या ये एक सोची समझी मर्डर मिस्ट्री थी या फिर कोई और राज इस कमरे में छुपा था? यह कहानी दिल दहला देने वाली थी। माथेरान के उस छोटे से लॉज में मिली लाश किसी और की नहीं, एक लड़की की थी। उसकी नग्न हालत और सर के गायब होने ने सभी को हैरान कर दिया था। वह एक ऐसी लाश थी जिसका चेहरा नहीं था और बिना चेहरे के किसी की पहचान करना लगभग नामुमकिन था। लॉज के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस आई और कमरे की बारीकी से छानबीन शुरू हुई। पर अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कोई सुराग हाथ लगे। मगर पुलिस की नज़र लाश पर पड़ते ही एक खास चीज ने उनका ध्यान खींचा। उस लड़की की एक बाजू पर एक टैटू था, लेकिन कातिल ने बड़ी चालाकी से उस टैटू को भी चाकू से खुरच डाला था ताकि कोई पहचान ना हो सके। फिर भी हल्के से निशान बाकी थे, लेकिन इतने नहीं कि उससे कुछ खास पता चल सके। पुलिस अब समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। कातिल ने बड़ी साजिश के साथ इस हत्या को अंजाम दिया था ताकि लड़की की पहचान ना हो सके। सिर्फ चेहरे को गायब करना ही नहीं, बल्कि उसने उस टैटू को भी मिटाने की कोशिश की थी जो उसकी पहचान का इकलौता सुराग हो सकता था। अब सवाल यह था कि आखिर यह लड़की थी कौन, और जो भी लोग इस लॉज में ठहरे थे वे कौन थे? पुलिस ने तुरंत लॉज के रजिस्टर की जांच शुरू की। रजिस्टर के पन्ने पलटे गए और वहां 2 नाम दर्ज थे, अमजद खान और रुबीना बेगम। उन्होंने अपने रिश्ते के कॉलम में खुद को पति पत्नी के रूप में दर्ज कराया था। रजिस्टर से पता चला कि यह कपल शनिवार की दोपहर को वहां ठहरा था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या ये नाम असली थे या फिर यह भी कातिल की कोई चाल थी? पुलिस को यकीन हो गया कि यह मर्डर बहुत सोच समझकर किया गया था और कातिल का इरादा साफ था, लाश की पहचान मिटाना और कानून से बच निकलना। अब पुलिस के पास कुछ सवाल थे। आखिर अमजद खान और रुबीना बेगम कौन थे? क्या ये नाम असली थे
या फिर नकली पहचान के साथ कोई और खेल खेला जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन था और वो लड़की कौन थी जिसकी पहचान को इस कदर मिटाने की कोशिश की गई? ये मामला जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। उन्होंने तकनीक का सहारा लिया और लॉज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वह दिलचस्प था। एक महिला और एक पुरुष लॉज में दाखिल हो रहे थे। दोनों ने मास्क पहन रखा था, जो उस वक्त की कोरोना स्थिति की वजह से सामान्य था। फिर भी उनके हाव भाव से लगा कि यही वो लोग थे जिन्होंने लॉज में कमरा लिया था, लेकिन मास्क की वजह से चेहरों की पहचान करना नामुमकिन था। उसके बाद एक और फुटेज में पुलिस को वह लड़का दिखा जो रविवार की सुबह लगभग 5 बजे लॉज से बाहर निकल रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था और उसकी चाल में घबराहट साफ दिख रही थी। अब पुलिस को शक हो गया था कि यह वही लड़का है जिसने कत्ल किया है, लेकिन लड़का पैदल था, कोई गाड़ी नहीं थी जिससे वे उसका नंबर ट्रेस कर पाते। पुलिस ने लॉज के आसपास के इलाकों के और भी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। दर्जनों फुटेज में से एक कैमरे में वही लड़का सुनसान रास्ते पर जाते हुए दिखा। उस रास्ते पर न कोई होटल था, न कोई रेलवे स्टेशन, न बस स्टॉप। यह सन्नाटे वाला इलाका था जहां जाने की कोई खास वजह नहीं दिख रही थी। पुलिस को यकीन हो गया कि शायद इसी सुनसान इलाके में उसने उस लड़की का सर कहीं छिपाया होगा। अब पुलिस उस सुनसान रास्ते की जांच में जुट गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस केस का सबसे अहम सुराग वहीं मिल सकता है। पुलिस ने उसी रास्ते को खंगालने का फैसला किया। कई टीमें लगीं और जांच करते हुए वे एक खाई के पास पहुंचे, लगभग 250 फीट गहरी। वहां उन्हें काले पॉलीथिन की एक थैली दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, पॉलीथिन के आसपास खून के धब्बे नजर आए। पॉलीथिन को बाहर निकाला गया। जब उसे खोला गया तो उसमें एक लड़की का सर मिला। सर देखकर साफ हो गया कि यह उसी लड़की का है जिसका धड़ लॉज में मिला था। लेकिन यही नहीं, पॉलीथिन के पास एक पर्स भी मिला। पर्स में एक डॉक्टर की पर्ची थी जिस पर गोरेगांव का पता लिखा था। पुलिस को अब एक और सुराग मिला। लड़की गोरेगांव की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत गोरेगांव में उस पते पर छानबीन की। साथ ही लॉज के रजिस्टर से पता चला कि पेमेंट एक कार्ड से किया गया था। कार्ड की डिटेल्स से लड़की का नाम पूनम पाल और उसके पति राम सिलोचन पाल का पता चला। राम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेलापुर में काम करता था। जब पुलिस राम के घर पहुंची तो वह हैरान था। उसने पहले तो कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने धीरे धीरे सब कुछ उगल दिया। राम और पूनम की शादी साल 2021 मई में हुई थी। अरेंज मैरिज थी। दोनों यूपी के रहने वाले थे। हालांकि शादी के बाद पूनम अपने माता पिता के साथ मुंबई में ही रह रही थी, क्योंकि उनकी पारंपरिक गौना की रस्म अभी तक नहीं हुई थी। यही वजह थी कि शादी के 7 महीने बाद भी दोनों ने एक साथ अपना घर नहीं बसाया था। लेकिन शादी के कुछ महीनों में ही दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे थे। राम को पूनम के साथ का बंधन तंग करने लगा था। छुट्टी के दिन दोनों घूमने जरूर जाते थे, लेकिन पूनम की कुछ बातें और उसकी मांगें राम को परेशान करती थीं। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, तो उसने बताया कि शक ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूनम पर शक होने लगा, उसने कहा। वह बहुत फ्रैंक थी, लड़कों से खुलकर बात करती थी। फिर एक दिन उसने पूनम से सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? पूनम ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, एक दोस्त था, लेकिन वह सिर्फ दोस्त था। लेकिन राम सिलोचन के दिमाग में शक का बीज गहराई से जम चुका था। वह सोचता रहा, क्या वह वाकई सही कह रही है? क्या उसके और लड़कों के साथ कुछ चल रहा है? उसका शक इतना बढ़ गया कि उसने ठान लिया, मैं उसे मार डालूंगा। इस तनाव के बीच राम ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने बताया, मैंने महीनों तक एक परफेक्ट मर्डर की योजना बनाई थी। वह मीडिया में क्राइम शो देखता था, इंटरनेट पर रिसर्च करता था कि कैसे एक ऐसा कत्ल किया जाए जिससे कोई पकड़ में ना आए। मुझे सीसीटीवी कैमरों से बचना था। उसने बताया कि उसने मास्क का इस्तेमाल किया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका रहे, सिर्फ आंखें दिखें। लोग समझते थे कि वो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन रहा है, लेकिन असल में वो पुलिस से बचने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने प्लान में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। लॉज में उसने फेक नाम से रूम बुक किया, गलत पता लिखा। यहां तक कि उसने कोई असली आईडी भी जमा नहीं की, ताकि उसकी पहचान कहीं से भी लीक ना हो।
उसने अपनी बीवी को भी मास्क। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेगा। इसीलिए उस शनिवार को वह पूनम को माथेरान घुमाने ले गया। दोनों ने लॉज में चेक इन किया, लेकिन राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब पूनम सो रही थी, राम ने उसे बेरहमी से मार डाला। सर काटकर उसने उसे पॉलीथिन में पैक किया और अगले दिन सुबह उस सुनसान खाई में फेंक दिया। पूरी योजना यही थी कि पूनम की पहचान ना हो सके। मैंने सुना था कि अगर लाश की पहचान न हो पाए तो मामला सुलझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने पूनम का सर अलग कर दिया। पूनम के हाथ में एक टैटू था और उसे भी उसने चाकू से खरोंच कर मिटा दिया। मैंने सोचा था कि अगर टैटू दिखेगा तो पुलिस आसानी से उसे पहचान लेगी। पूनम के सारे कपड़े उतार दिए ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। मोबाइल, पर्स, सब कुछ हटा दिया। लेकिन राम सिलोचन की सबसे बड़ी योजना थी मोबाइल बंद रखना। मैं जानता था कि मोबाइल सबसे बड़ा हथियार बन सकता है पुलिस के लिए। उसने कहा, मैंने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे कि मैं घर पर ही था। पर वह भूल गया कि उसका मोबाइल 24 घंटे तक कभी बंद नहीं रहता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका मोबाइल कभी बंद नहीं होता, अचानक वारदात वाले दिन 24 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। वही मोबाइल जो उसे बचाने वाला था, उसी ने उसे फंसा दिया। लेकिन उसकी योजना फेल हो गई। उसकी छोटी छोटी गलतियों ने उसे पुलिस की गिरफ्त में ला दिया और उसका परफेक्ट मर्डर का सपना वहीं टूट गया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई क्यों ना हो, आखिर में इंसान की एक छोटी सी गलती ही उसे पकड़वा देती है। और यही सच है, कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं होता।